फैसल ईदी साहब हमारे साथ हैं और ट्रस्टी हैं ईदी फाउंडेशन के। अपने वालिद का मिशन लेकर चल रहे हैं, उस लेगेसी को लेकर बखूबी चल रहे हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक आप सुनाइए। बेटों को बड़े बड़े बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन वाले, फला कंपनीज, आईटी कंपनीज इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। आपने इतना मुश्किल चैलेंज इनहेरिट किया। ईदी साहब से मोहब्बत इतनी थी कि मैं अमेरिका गया तो मेरा दिल ही नहीं लगता था वहाँ पे। जब मैं छोटा सा ही था तो ईदी साहब से जब भी बात हो, ईदी साहब कहते हैं आ जाओ, छोड़ दो। तो छोड़ के आ गया और तकरीबन आज 92 की बात है, 92-93 की, 33 साल हो गए। मैं गया ही नहीं खिदमत खल्क में, ईदी साहब के साथ ही फिर। नहीं तो आपका जज्बा खुद था ये या फिर ईदी साहब ने आपको इस तरफ मोटिवेट किया? नहीं, ईदी साहब से मोहब्बत की वजह से मैं इस तरफ माइल हुआ। ईदी साहब को काम करते देखता, डेडिकेशन के साथ और जुनून के साथ, तो मैं सोचता रहता यार ये आदमी है क्या है। तो फिर उनसे एक उनसियत हो गई, मोहब्बत हो गई। और जब भी वो किसी काम के सिलसिले से बाहर जाते, घर से, ऑफिस से, तो मैं चाहता कि मैं उनके साथ जाऊं। तो हर तरह के कामों में ले जाते। सिर्फ इमरजेंसियां जो होती थी उसमें मम्मी जो है ना हंगामे कर देती थी कि इसको नहीं ले जाओ, इसको कोई गोली मार देगा, आगे लगा देते हैं गाड़ियों को तुम्हारी। तो कहते थे नहीं नहीं। तो कभी कभी मम्मी नहीं होती थी ना तो मैं भाग जाता था ईदी साहब के साथ, मौके का फ़ायदा उठा के ना। तो ईदी साहब ले जाते थे, ईदी साहब नहीं डरते थे। ऐसे दरवेश आदमी। फैसल भाई उनके बगैर, फिर बिल्किस आपा के बगैर, अब कितना मुश्किल है इतना बड़ा नेटवर्क संभालना। कहाँ जाके थोड़ा फंस जाते हैं, याद करते हैं। उनके बगैर तो मुश्किल तो है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह की तरफ तो जाना था उनको। बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ उनका जाने से, अम्बू का भी, अम्मी के भी, हम सब। लेकिन मेरी बीवी ने जो है वो बहुत अच्छा संभाला है। अब मेरी बीवी ने, अगर वो ना हो ना तो मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि औरतों में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है तो मर्दों में नहीं है। मर्द जो है वो भले खुद मैनेजर कहलाते हैं, लेकिन चलाने वाली जो है ना औरत होती है। मैं बता दूँ आपको, मेरी मम्मी चलाती थी, ईदी साहब और हम जो है वो ठीक है पॉलिसियाँ बनाते थे, चीज़ें चला लेते थे, लेकिन हकीकत जो है हकीकी तौर पे पूरा जो सिस्टम चलाती थी, फाइनेंस चलो हम चला लेते थे, लेकिन जो बाकी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मम्मी देखती थी। अब मेरी वाइफ देखती हैं और अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी जज्बा डाल दिया। और माशाल्लाह से मेरे ख्याल से 30 से ज़्यादा मम्मी के इंतकाल को अब तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। 30 से ज़्यादा लावारिस लड़कियां जो थी ना, उनकी शादियां करवाई है मुसावा ने। तो ये आपकी फैमिली से ही काम लेना। देखे ना आपकी वाइफ भी ऐसी है। अक्सर ऐसा होता है कि मिजाज नहीं मिलता, या वो कहते हैं कि कहाँ हर वक्त ही बस खिदमत खल्क। मिजाज नहीं मिलता था वो सही है, लेकिन लड़ाइयाँ होती थी। मम्मी बहुत डांटती थी उसको फलाह के लिए, सलाह के लिए, मतलब वो क्या कहते हैं, बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए। तो अब याद करते हैं और मम्मी की जगह को उसने माशाल्लाह। मेरी बहनें बहुत अच्छा काम करती हैं, मेरी बहनें भी जो है उसको बहुत सपोर्ट करती हैं और जो है चलता है। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, अब वो प्राइवेट जॉब करती है। मैं कहता हूँ आ जा, तो कहती है आऊँगी अभी नहीं। आपके बच्चों में कौन अब इस तरफ इंक्लाइंड है? मेरा बेटा साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ईदी साहब से बहुत अटैच था। वो भी ईदी साहब के साथ जो है वो जाता रहता था। कश्मीर के ज़लज़ले में 6-7 साल का था तो वो आया हुआ था। हम कश्मीर में काम कर रहे थे, तो ईदी साहब जब हमें देखने के लिए आए तो वो ईदी साहब के साथ आया हुआ था। तो मेरे साथ टेंट में सोया था, मेरी चारपाई पे। तो सर्दी बहुत थी, तो उसको अभी तक याद है वो। वैसे ग्रैंड चाइल्ड जो होते हैं ना, वो लेगेसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो उसको मुझे रोकना पड़ता है, इंतजार है साथ का। हाँ, उसको मुझे रोकना पड़ता है। मुझे अब जब आपने जिक्र किया ना, मुझे लगा कि ये बच्चा बहुत आगे लेके जाएगा ईदी साहब के मिशन को। मुझे बताएं कि मुआशरे में नेगेटिविटी भी बहुत है और ऐसे हालात में काम करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वही चैलेंज होता है, बिल्कुल उसी से आपको आपकी हैसियत और आपकी सलाहियतों का अंदाजा होता है। जब उल्टे सीधे इल्जामात लगते हैं, इतनी मुखालफत, बेजा तनकीद, इतनी और ये चैलेंजेस क्या है आपको फैसल भाई? एक तो वो 80s 90s में, और अब जो है इस वक्त ईदी सेंटर्स चलाना, इसको सब आपको क्या चैलेंजेस और मुश्किलात पेश आती हैं? वैसे इतना नहीं है। ईदी साहब का एक नेक नामी इतनी थी, गुडविल इतनी थी कि हर इंसान उससे मोहब्बत करता है। अगर कोई मुखालफत भी करता है ना तो वहीं से इसकी जो है वो रेजिस्टेंस अंदर से आना शुरू हो जाता है। लोग रेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल ईदी साहब से एक मोहब्बत है, लोगों की आज भी मोहब्बत है।
तो वो मोहब्बत जो है ना वो हमें बचा के रखती है। बचा के रखती है, सही। और जो है आज अब हम माशाल्लाह से मज़ीद दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स चालू भी किए हैं एजुकेशन के हवाले से। अब हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, माशाल्लाह, तो उसकी तैयारी हो रही है, पूरे नक्शे वगैरह सब चीज़ें हो रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी और 2 कराची में हॉस्पिटल है, एक जो है वो मुल्तान में हॉस्पिटल है। अच्छा। तीनों जगह पे, और तीनों लिंक्ड होंगे हमारे यूनिवर्सिटी से। तो ये इसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ मैं। एक हॉस्पिटल की बुनियाद भी डल गई है, उस पर काम और शुरू कितनी है। फैसल भाई आपकी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है पूरे पाकिस्तान में, अगर एम्बुलेंसेस की तादाद कितनी है? 2000 के करीब हमारी एम्बुलेंसेज हैं, और अभी इजाफा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रहा हूँ। और वेल इक्विप्ड है सारे? 17 ईदी दुनिया में होम्स सबसे हैं। बड़ी एम्बुलेंस सर्विस, वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस, जो NGO की अगर किसी की हो तो। जो पैसे नहीं मांगती? इमरजेंसी में पैसे नहीं मांगते, बिल्कुल हम फ्री बिल्कुल नहीं चलते मांगते हैं, emergency इमरजेंसी में नहीं मांगते। वैसे भाई बाकी होता है कि कोई चीज़ें जो आप अपग्रेड करना चाहते होंगे इस ज़माने के हिसाब से, दूसरे लोगों को भी देख के, दूसरे ममालिक से कंपेयर करके, आपका क्या दिल चाहता है कि ये हो जाए, काश ये भी हम कर पाएं? हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है। हमें ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है, जिन्होंने प्रॉपर कोर्सेज किए हुए हों। इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो प्रॉपर काम करते हों, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हों, जिससे मेडिकल केयर जो है ना, हेल्थ केयर जो है ना, वो बेहतर हो। उसकी बहुत ज़्यादा नीड है हमारे। हम नर्सिंग स्कूल भी हम अब चला रहे हैं। उसी के तहत हम जो है वो एम्बुलेंस के स्टाफ को भी अब ट्रेन करेंगे। सिंध मेडिकल फैकल्टी के कुछ कोर्सेज हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के, वो हमने वो कर लिए हैं, उसमें रजिस्टर्ड हो गए, और अब से जो है वो हम इनको ट्रेन करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। मेरी मिनिस्टर हेल्थ जो सिंध की हैं, इनसे मेरी बात हुई। इनके सिंध मेडिकल फैकल्टी के जो डायरेक्टर हैं, उनको कहा कि ये 1 ईयर का कोर्स है, इसको 2 इयर्स का करो, ताकि एडवांस लेवल, इसको डिप्लोमा लेवल का करो, ताकि जो कंटेंट है इसका, जो थ्योरी है वो बढ़ जाए, ताकि जो है वो केयर बेहतर हो सके। अच्छा, इसमें एक तो ये कि वो जो बेसहारा खवातीन हैं, जो कहीं उनके लिए घर में Abandon कर दिया जाता है उनको होता इनको। था कि अब हम ईदी साहब के जो है ना सेंटर में जा सकते हैं, वो। और एक मुझे ईदी साहब का इतना पसंद था, ये जो झूले वाला उनका जी जी जी, बिल्कुल। जो वो काम कर दिया, और बेसहारा बच्चे, यतीम बच्चे, या बच्चे जो उनके पीछे कोई भी ना हो, उनको सहारा देना। अभी ये जरा वो मुझे उसका अब बताइए, झूलों जो में यतीम बच्चे आना खाने हैं। कम हो गए हैं। पहले हमें हर महीने 20 के करीब बच्चे आते थे, अब साल में 20 नहीं आते झूले में जो रख के चले झूले जाते में। थे लोग। अब मरे हुए बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, और मरे हुए बच्चों में भी एक नया ट्रेंड पिछले 8-10 सालों से जो देखने में आया, इमैच्योर बच्चों को ज़ाया करने का जो है Premature वो। ये जो पहले, हाँ, मतलब जी, जी। 5वें महीने में देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड करके ठीक है। कि अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होता है लड़का। हमारे मर्दाना समाज है, लड़कों की ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है, हालांकि काबिल नहीं है। और कितनी ऐसे आपको देखिए ना, ये तो केसेस बड़ी नजर आते होंगे? हमें जो लाशें मिल रही हैं उनमें बड़ी तादाद जो है वो लड़कियों की है। बच्चियों की